गुड इवनिंग बच्चों, और आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आगे की पढ़ाई कैसी चलनी है, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। इसके लिए हमें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है। पढ़ाई एक ऐसा ज़रूरत का भी अभी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं। ऐसे बहुत सारा माध्यम है आपके काम के लिए, बहुत सारा कुछ है, लेकिन पढ़ाई क्या है हमारे लाइफ के लिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरे करे, हमारे नॉलेज को ग्रो करता है ना। चलो तो आज अब हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिस्ट्री का है ये, क्लास 9 NCERT, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स in our surroundings, matters। मैटर्स क्या होता है बेटा? मैटर माने आपके दिमाग में क्या आता है? पदार्थ, है ना। पदार्थ मतलब क्या? पदार्थ हर तरह के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। मतलब तीनों कंडीशन में हमें मैटर्स पाया जाता है। मतलब क्या होता है? मैटर्स हमें सॉलिड फॉर्म में भी जो रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। मतलब बेटा तीनों अवस्था में जो चीज़ पाया जाता है, तीनों अवस्था में जो भी चीज़ है, ठोस अवस्था में ले लो, द्रव्य की अवस्था में ले लो या गैस की अवस्था में, वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो पदार्थ है। मतलब अगर बोल देंगे ठोस है वो पदार्थ नहीं है, द्रव्य है वो पदार्थ नहीं है, सारा कुछ क्या है? पदार्थ है। लेकिन इसके स्टेट क्या है? अलग अलग है। जैसे मान लो अगर पानी बोलते हो तो पानी से ही क्या बनता है? बर्फ बनता है, और वही पानी से वाष्प भी बनता है। तो क्या अलग पदार्थ हो गया? नहीं, बस उसके स्टेट क्या हो गए? बदल गए। ठोस से हो गया गैस, गैस से ठोस से क्या द्रव हो गया, द्रव से क्या बन गया? वो गैस हो गया। चलिए, तो कहा जाता है कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे मतलब मान लो डस्ट पार्टिकल लेते हो ना, डस्ट पार्टिकल से भी कई गुने छोटे पाए जाते हो। मैंने उनका कोई साइज मतलब वो इन्फिनिटी मैंने बहुत नन्हा होता है, उसे नेकेड आई से देखना संभव। उससे छोटे छोटे पदार्थों से ही ये इसका निर्माण होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने बेटा देखा है अपने चारों नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनकी आकृति वगैरह क्या रहती है? अलग अलग होती है। हर चीज़ की आकृति देखते हो, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, नेचुरल थिंग्स देखते हैं, आर्टिफिशियल्स देखते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, जो भी देखते हैं वो क्या रहता है? बिल्डिंग क्या रहता है? नेचुरली है, लेकिन वो भी क्या बना हुआ है? वो भी नेचुरली थिंग से ही बना हुआ है। रेत लगा है, सीमेंट लगा है, सरिया लगा है, वो है क्या? कहीं और से आया है? वो भी नेचुरल थिंग से ही बना हुआ है। सरिया बना है लोहे का, नेचुरल पदार्थ है, रेत से बना हुआ है। तो ये सब क्या है? सब नेचुरल है। जितना भी आप मैन मेड ले लो, सब आया कहाँ से है? वो नेचुरल थिंग से ही बना हुआ है। तो क्या बोला? जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। मतलब क्या? जो जो चीज़ आपका बना हुआ है, ये बोर्ड बना हुआ है, ये मार्कर बना हुआ है, ऑल्सो हम इंसान, मतलब क्या? लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। लिविंग और मतलब सजीव और निर्जीव, जो दोनों है बेटा, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? सजीव और निर्जीव दोनों क्या हैं? दोनों बिना पदार्थ के नहीं बन सकते। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पदार्थ का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब हमारे लाइफ में जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये अभी आप मोबाइल पे जो देख रहे हो आप हमें, ये मोबाइल जिससे बना हो ये भी पदार्थ ही है ना। तो जो भी चीज़ आप जहाँ जिस बेड पे बैठ के अभी देख रहे हो या जिस टेबल पे बैठ के अभी पढ़ रहे हो, जो किताब आपके हाथों में है, जो कलम आपके पास है, जो भी चीज़ कर रहे हो, ये हमारा शरीर, ये सब टोटल क्या है? सब पदार्थ से ही बना हुआ है। बिना पदार्थ का कोई चीज़ नहीं बन सकता। बस दिमाग में इतना चीज़ रखना। लेकिन हाँ, पदार्थ के स्टेट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस।
और दो होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मेनली हम लोग 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। चलिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल शेप, मतलब जो भौतिक फिजिकल शेप क्या होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बने, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं मिलके? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो कण छोटा छोटा, मैंने एक टिश्यूज बताया था ना आपको, याद करो, कोशिका टिश्यूज पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो टिश्यू से सेल्स बनता है, सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनता है, बॉडी से पूरा सिस्टम बनता है। तो उसी तरह क्या बोला गया कि जो भी पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। पहले साइंटिस्ट लोगों ने जब खोज किया था पदार्थ का, मैंने जब लोग शुरुआत में, तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ होता है एक अंदाज ही लगाते हैं। शुरुआत में जैसे हमारे पृथ्वी को बोला जाता था क्या, स्क्वायर शेप में है, किनारे में जाओगे तो गिर जाओगे। पता है, शुरुआत में ये लोगों की धारणाएं थी कि पृथ्वी क्या है, स्क्वायर शेप में, इस शेप में है, जैसे हम किनारे जाएंगे गिर जाएंगे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने, आर्यभट्ट ने अच्छे से खोज किया, पता किया, तो पता चलता है हमारा जो अर्थ है स्फीयर है, एक गोले के आकार का है। उसी तरह जब शुरुआत में साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने खोज की, तो कुछ का कहना था कि पदार्थ रेत की तरह है, कुछ का कहना था पदार्थ लकड़ियों की तरह। लेकिन क्या है, पदार्थ लकड़ी और रेत की तरह नहीं है। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ हमारे लाइफ में, लिविंग, नॉन लिविंग, जैसा भी कुछ हो, सब क्या है, सब पदार्थ ही है, मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में जानें। चलो, ये लैब की बात है, लैब में रहने दो। चलो देख ही लेते। एक 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भर के जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा की कांच की छड़ से मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए देखते हैं। मान लो बेटा, हमने एक गिलास पानी ले लिया, या एक कुछ बर्तन ले लिया है ना, इस बर्तन में पानी डाल दिया, ठीक है, चलो डाल दिया। अब क्या किया हमने, इसमें 2 स्पून सॉल्ट को घोल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया 2 स्पून। अब ये जब नमक अंदर चला गया तो क्या होना चाहिए, जब कोई सब्सटेंस जब किसी के अंदर जाता है तो लिक्विड का ये जो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। मतलब ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यहाँ से ऊपर आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। जब नमक घोल दिए तो क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता है, क्यों इतना ही पानी रुक जाता है? पानी को तो और ऊपर भी चला जाना चाहिए, होता है कि नहीं। जब आप घर में शरबत वगैरह बनाते हो, गर्मी का दिन चल ही रहा है, लोग तो पी ही रहे शरबत, आम का शरबत, बहुत सारा कुछ। तो ये जब मिलाते हो तो क्या होता है, जब इतना गिलास पानी में डाल, तो क्या पानी का ऊपर आ जाता है का? ऐसा हुआ है? नहीं ना होता बेटा। तो ये क्या रहता है, पानी यहीं रह जाता है, पानी ऊपर नहीं रहता, पानी यहीं रह जाता है। तो ऐसा काहे होता है? पानी को तो ऊपर चला जाना चाहिए, जाता है? नहीं ना जाता है? हाँ सर, नहीं जाता है। काहे नहीं जाता बेटा? बेटा उसमें होता है, पानी के अंदर होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसको बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, ठीक है, अंतर आणविक स्थान। मतलब बेटा मान लो ये हमारा जैसे पानी है ना, तो पानी के बीच में से पानी मिले हुए हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो हम लोग, इसके बीच बीच में गैप्स बने हुए हैं। पानी के बीच बीच में गैप्स होते हैं, वो चीनी हो या नमक हो, उस गैप के भीतर जाके बैठ जाते हैं। आप शरबत पीते ही होगे पक्का, उसमें कोई दो बात नहीं है। जब शरबत पीते हो तो शरबत मीठा लगता है, जब चीनी घोल के पीते हो तो चीनी तो दिखता नहीं है,
चीनी कहाँ चला गया? चीनी बेटा उस पानी के बीच के जो अंदर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अंतर आणविक स्थान है, उस स्थान के बीच में जाके घुस जाता है। घुस जाता है जिसके कारण आप वो पानी पीते हो तो आपको कैसा फील होता है? मीठा फील होता है ना। अगर बेटा अगर वो ना घुले तो, अगर वो चीनी उसमें ना ही घुले, आप क्या करो, 2 चम्मच चीनी डाल दो और सीधा पी लो। मीठा लगा आपको चीनी का शरबत? बोलो अरे मम्मी क्या घोल के दे दी, मीठा ही नहीं लगा। भाई कहाँ से मीठा लगेगा? उसके बीच में जो चीनी घुसना चाहिए, पानी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उसमें तो चीनी घुला ही नहीं, तो मीठा कहाँ से लगेगा? मीठा लगने के लिए क्या चाहिए बेटा बताओ? उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके चीनी को घुसना पड़ेगा, तब जाके वो मीठा लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात, ये समझ में आ गया हमें। अब देखो, अब मान लो बेटा इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाला, मीठा लगा। अब क्या करो, इसमें आप 5 या 10 चम्मच चीनी डाल दिया, 10 स्पून डाल दिया, 10 स्पून शुगर डाल दिया। अब क्या होगा? चीनी घुलेगा? हाँ सर घुल जाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे हाँ सर घुल जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं घुलेगा। तो कितनों का कहना है कि नहीं घुलेगा? बहुत को बच्चे बोलेंगे घुल जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं घुलेगा। लेकिन बेटा अब घुलना बंद हो जाएगा। बोलेंगे सर कैसे घुलना बंद हो जाएगा, हमने तो देखा डाला तो घुल गया। तो बेटा आपने क्या देखा? आपने 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाला था, उसमें 100 या 200 ग्राम चीनी नहीं डाला। 200 ग्राम अगर डाल देते ना, चिनिया जाके नीचे पेंदिए में बैठल रहता। अब बैठल रहता तो उसमें कहाँ पता चलता? देखे हो ना, कभी कदार ज़्यादा चीनियाँ डाल देते हो, मम्मी से छिपा कर, अरे मम्मी आ जाएगी ज़्यादा डाल देते हैं। डालने के चक्कर में क्या होता है? चिनिया जाके पेंदिए में बैठ जाता है और घुलता भी नहीं, बेकार चला जाता है ना। तो काहे होता है ऐसा केस? ये सोचने वाली बात है, ये भी कोई साइंटिफिक रीज़न है, तभी ना चिनिया नहीं घुल रहा है उसमें। बेटा उसका कारण क्या है? इसके बीच में जो अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या हो गया? वो भर गया। भर जाने के बाद उसके अंदर में जाने का स्थान खत्म हो गया है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में हम 25 से 40 बच्चे को बैठा सकते, 30 से 40 को, तो बैठा दिया हमने। बैठने के बाद क्या होगा? अब बोलेंगे कि नहीं अब इसमें हम 100 बच्चा को ठूस देंगे। ठुसाएगा? ज़बरदस्तियों ठूसेंगे तो जो आधा से ज़्यादा फिर बाहर फेंका जाएगा, गेट से बाहर नहीं हो पाएगा, क्लासरूम पैक हो जाएगा, क्योंकि सर का क्लासरूम छोटू सा है। अब छोटू सा क्लासरूम में अगर हम बोलेंगे हम 200-300 बच्चा को कोच देंगे तो बच्चों का जान जाएगा, सर वो कोच आके मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं बताओ? तो वही बात है कि जब उसके बीच में स्थान ही नहीं बचता है तो उसके बीच में जब स्थान नहीं है तो उसके अंदर चीनी घुलेगा? कभी नहीं घुलेगा। घुलने के लिए क्या चाहिए? इंटरमोलिकुलर स्पेस। हाँ 2 बाल्टी चीनी में 2 बाल्टी पानी में घोल दो चीनी, सब घुल जाएगा। बरतिया आता है तो हम लोग नहीं घोल के पिला देते हैं, अरे हम लोग तो बरतिया को सेक्रीन डाल के पिला देते हैं। और गधा वाले को समझो नहीं लगता है कि चीनी है कि सेक्रीन है, पी लेता है। पीने के बाद क्या बुझाता है कि सेक्रीन है कि चीनी है, सब में मार के जब टूल हो जाता है। चलो आओ तो पॉइंट पे आओ। तो क्या होता है, जब इसमें जब स्पेस खत्म हो जाता है, जब चीनी घुल के पूरा वैल्यू बढ़ जाता है, अंदर में जगह नहीं बचता, तब वो चीनी घुलना बंद हो जाता है। तब क्या बोलेंगे कि सर अब अंदर का अंतर आणविक स्थान मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस हमारा भर चुका है, अब इसमें चीनी हमारा नहीं घुलेगा। चलो अब आगे देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ के कणों से बने होते। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि चित्र में जो आपको हमने बताया कि कैसे चीनी घुल गया, इंटरमोलिकुलर अंतर आणविक बल कैसे काम किया, तभी उसके कारस्थान में जाके वो चीनी घुस गया था। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग सब्सटेंस ले लेते हैं। मतलब क्या, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जलों के कण के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित हो गए ना समावेशित, तभी ना बोले कि बेटा इसके अंदर चला गया, पूरा पैक हो गया, उस जगह जितना जगह था उसमें जाके नमक घुस गया। नमक घुस गया तो अब उसके अंदर जगह फुल हो गया। चलो अब आगे देखते हैं।
पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लो। पोटासियम परमैंगनेट क्या हो गया बेटा? KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट को 2 या 3 क्रिस्टल नहीं होते, छोटे छोटे क्यूब्स के फॉर्म में रहते हैं, देखे होगा आप लोग। कुछ लोग शुगर के भी क्यूब छोटे छोटे पाए जाते, उसी तरह के 100 ml पानी में घोल लेते हैं। इस घोल को लगभग 10 ml घोल मिलाकर इसे 90 ml जल में मिला दे। फिर इस उपरोक्त घोल को 10 ml निकाल कर इसे 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक अनुकृत करते रहे। क्या अब भी रंगीन रहेगा? मतलब क्या बोलना चाह रहा है बेटा? देखो बात क्या बोल रहा है, समझने वाला चीज़ है, थोड़ा सा समझ लो, समझ में आ जाएगा। अब उतना नहीं, क्लियर हो जाएगा। चलो अब मान लो ना, इतना पोटासियम परमैंगनेट काहे लेंगे? घर में नील गंजी में देते हो ना, जो नीला नीला हो जाता है गंजिया, पता ना, पसीना से पीला हो जाता है तो डाल दो नीला हो जाएगा, नील डाल दो हो जाएगा नीला, पसीना डाल दो हो जाएगा पीला। चलो तो अब मानो बेटा हम ऐसा बर्तन ले लिए 5 गो। चलो बर्तन ले लिए ना। चलो अब इसमें क्या किए बेटा? इसमें हम पोटासियम परमैंगनेट मिला दिए, KMnO4 मिला दिया हमने, उन्हें मिला दिया। अब इसमें जो हमने बेटा पोटासियम परमैंगनेट मिलाया, तो मान लो ये 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी था, इसमें से 10 ग्राम, इसमें कितना था? 90 ग्राम पानी था पहले से। अब क्या किया? इसमें से 10 ग्राम निकाल के इसमें डाल दिया। तो इसका जो कलर रहेगा, इससे थोड़ा लाइट कलर बनेगा, माने हल्का लाइट कलर होगा। फिर जब इसमें से 100 ग्राम हो गया, फिर इसमें से 10 ग्राम निकाल के इसमें डाल दिया, इसका कलर इससे लाइट बन जाएगा। फिर इसमें से इसमें डाल दिया, फिर इसमें से इसमें डाल दिया, तो सबसे लाइट कलर किस में बनेगा? समझदार है भैया, इसमें बनेगा बाबू आप लोगों का कलर, सबसे लाइट कलर। काहे कि जब धीरे धीरे जब 5वां नंबर पे पहुंचेगा तो उसका क्या होगा? मात्रा जो क्वांटिटी जो था कलर का, और क्या हो गया? कम हो गया, है ना? क्या हो गया? अब कम हो गया। तो ऑटोमेटिक जब कम हो जाएगा तो अब तो देखने में वो क्या हो जाएगा? पानी का जो रंगीन जो कलरफुल पानी था, वो धीरे धीरे उसका कलर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः ऐसी स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। तो मैंने बोला गया है बेटा इसमें कि जो पोटासियम परमैंगनेट होता है, उसके जो कण होते हैं, जो चीज़ अगर समझ लो एक बात, आप कभी चौक का टुकड़ा ले लो, स्कूल से देखते हो नहीं, चुरा के लेके आ जाते हो छोटा मोटा चौक का टुकड़ा, उसको ना घर में एक गिलास ले लेना, उसको पानी में डाल के चूर लेना पहले, और डाल देना पनिया में, और डालने के बाद देखना कि वो पनिया में घुलता है कि नहीं घुलता है। तब बोलोगे हाँ सर नहीं घुलता है। अरे कहाँ से घुलेगा? उसका आकार उससे छोटा हो ही नहीं सकता है। मतलब जो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसे पानी मान लो, अभी पानी के बीच में उतना जगह नहीं, माने हम इरुम्मा में अगर हाथी को घुसा दे तो घुसेगा नहीं ना? घुसेगा। काहे कि उसका एक जगह फिक्स है कि वो उतना बड़ा जगहवा में रहेगा। अभी जगहवा में अगर हम इरुम्मा में अगर हम हाथी या जिराफ घुसा देंगे तो अटेगा नहीं ना? घटेगा बाबू। तो यही बात है, मैंने पानी के बीच में उतना स्पेस नहीं होता है कि एक चौक का टुकड़ा का जो जितना बड़ा साइज होता है वो साइज इसमें अट सके। इसी कारण पानी में देखना हर चीज घुलता नहीं है। चौक का टुकड़ा सबसे अच्छा उदाहरण है, आप घर में करके देख सकते हो। एक मग पानी लेना, चौक का टुकड़ा डालना, देखना वो चौक का टुकड़ा जाके नीचे बैठ जाएगा। मिट्टी को घोलना, मिट्टी जाके नीचे पेंदी, शुरू में थोड़ा थोड़ा घुलेगा, फिर धीरे धीरे जाके पेंदी में बैठ जाता है। काहे कि उसको वो उतना बड़ा, उसके उतना छोटा साइज नहीं होता है कि जो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में जाके घुसुक के बैठ पाए, है ना? जगह नहीं रहता तो बैठेगा कहाँ से? चलो, पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। सही बात है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और जिस पदार्थ के कण बड़े रहेंगे वो नहीं जा पाएंगे। पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है बेटा? उसके बीच में गैप्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होता है ना?
क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटासियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित किए हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित। जैसे बता दिए बेटा, शरबत बनाते हो, अगर नींबू का रस और चीनी एक दूसरे में नहीं घुलेगा तो शरबत का मज़ा मिलेगा? बोलेगा सर का पिला दिए सर आप, ना मीठा लगता है ना खट्टा लगता है, कुछ को कोई गते का नहीं लगता है, ना शरबते ना नींबू के खट्टे पर आ रहा ना चिनिया का मीठा पर। जब तक वो दोनों नहीं मिलेगा तब तक एक नया सब्सटेंस मिलके तैयार नहीं होगा। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बहुत अच्छा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका बेटर एग्जाम्पल बेटा हमारे घर में देखने को मिलता है। जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे क्या, आप अपने घर में अगरबत्ती देखे हो, स्टैंडवा पे रखा रहता है ना, पूजा के स्टैंड में मम्मी लोग रखती है ना, जब रखा रहता है तो कोई सेंट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उसको शाम या सुबह में जब मम्मी लोग पूजा करती है, आप लोग हम लोग पूजा करते, जब उसको जलाते हैं तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। तो अगरबत्ती जलता है एक कोना में, आप पूरा घर सुगंधित हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भाई? पहले रखल था तो नहीं हुआ रहा था, गमगमा नहीं रहा था, अब वो गमगमाने लगा। तो बेटा गमगमाता इसलिए है क्या कि वो सॉलिड के फॉर्म में था, ठोस था, तो उसका गंध हमारे नाकों तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जब जला तो उसके जो जलने से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं उसके सुगंध को हवा के द्वारा हमारे नाकों में प्रवेश करवा दे रहा। सबसे बेटर एग्जाम्पल, मम्मी किचन में खाना बनाती है, जब खाना बना रही रहती है, किचन में कुछ सुगंधित बन गया, बाप रे बाप, हम यहीं बैठे, हमारा नाक और आत्मा के साथ किचन में प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश करता है? काहे कि जब गर्म होता है ना खाना, तो गर्म खाना का क्या होता है, सुगंध जो होता है, जो धुआं, जो गैस निकलता है, वो हमारे हवा के वातावरण में घुल के हमारे नाकों तक प्रवेश कर जाता है। तो जब कोई चीज़ गर्म होता है बेटा, तो उसके अंदर का जो कण जो होता है बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाता है। सबसे सुंदर एग्जाम्पल मान लो, जैसे राहुल है, इसको हम गरम तावा पर बैठा देंगे तो परपड़ा के उठ के भाग जाएगा कि नहीं? बताओ, भागोगे कि नहीं? कब होता? जब उसका अंदर जब बैठा देंगे तो लो जल गया, पिछवाड़े जल गया। तो काहे ऐसा हो गया? काहे कि उसका जो अंदर जो चमड़ा का क्या हुआ, चमड़ा भी तो हमारा पदार्थ है, वो जलेगा तो भागेगा सब उसका मॉलिक्यूल्स इधर उधर, तो गर्मी में क्या करेगा, पटाख से उठ जाएगा। तो काहे ऐसा होता है? काहे कि जब कोई चीज़ गर्म होता है तो उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगता है। आप कभी घर में देखना, किचन में मम्मी पानी गर्म करती होगी, तो पानी जब गर्म करती है ना, तो उसका जो छोटा छोटा पानी का देखना इधर उधर भटक भागने लगता है। क्या होता है, गर्म करने से उसके अंदर के जो अणु जो रहते पदार्थ, वो गतिशील हो जाते हैं, उसमें ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा कौन सा? गतिशील ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है, और उसे काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी भी या गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलो बेटा आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा कि तापमान के बढ़ने से पदार्थों के आकार, उसके वॉल्यूम में क्या अंतर पड़ता है ना। और जितना भी पॉइंट रहेगा आपको हम एक एक पार्ट क्लियर करवाएंगे, एक एक चैप्टर क्लियर करवाएंगे। आपको सोचना नहीं है, जब तक है सर के अंदर दम, आपको शिक्षा में कोई कभी नहीं मिलेगा कुछ कम। ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट। मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।